नमस्कार, स्वामी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। स्वामी न्यूज की हर खबर प्राप्त करने के लिए स्वामी न्यूज की यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज स्वामी न्यूज अजमेर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो करें और हर नई खबर के लिए बेल आइकन के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। मैं नितेश कुमार भड़ाना। अब समाचार विस्तार से। दो बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ सोमवार और मंगलवार को 2 दिन के लिए देश के सभी बड़े बैंकों की यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले हड़ताल रहेगी। 2 दिन बैंकिंग कामकाज प्रभावित रहेगा। इसके चलते बैंक शाखाओं में पैसे निकालने, जमा कराने, चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी के लिए ग्राहक भटकते रहेंगे। अजमेर केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2021-2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव की वजह से देश के करीब 10 लाख बैंक कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इसके बारे में जानकारी देते हुए यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस अजमेर इकाई के सह संयोजक अरविंद मिश्रा ने बताया कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद 19 फरवरी से देश के अलग अलग राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र में धरना प्रदर्शन की प्रक्रिया जारी है और उसी क्रम में 15 और 16 मार्च को अजमेर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आज यह धरना पंजाब नेशनल बैंक की कचहरी रोड शाखा पर आयोजित किया गया। इस धरने प्रदर्शन में अजमेर की करीब 250 बैंक शाखाओं के करीब 3000 कर्मचारी शामिल हुए। 100 से 250 शाखाओं पर पूरी तरह से तालाबंदी कर कार्य ठप कर दिया गया। साथ ही बैंक कर्मचारियों ने मीडिया के माध्यम से आम जनता से भी इस मुहिम में जुड़ने की अपील की है। आज देश भर के 10 लाख अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जो निजीकरण का प्रस्ताव हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट में रखा था, उसके विरोध में पूरे देश भर के अधिकारी और कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। और अजमेर अगर ज़िले की मैं बात करूं तो अजमेर ज़िले के लगभग 3000 अधिकारी और कर्मचारी, जिसमें 250 शाखाएं शामिल हैं, उनमें पूरी तरह से तालाबंदी है, पूरी तरह से हड़ताल है। और इससे अजमेर का जो व्यवसाय लगभग 200 करोड़ से 250 करोड़ का व्यवसाय प्रभावित होगा और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार जिम्मेदार होगी। मैं आम जन मीडिया के माध्यम से वित्त मंत्री जी को ये संदेश भी पहुंचाना चाहते हैं कि जो सरकारी बैंकों में जो जमा पूंजी है वो एक आम नागरिक की है, गरीब लोगों की है। उसको आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप उनको निजी हाथों में सौंपें। आप अपने मन की बात तो करते हैं लेकिन लोगों के मन की बात नहीं सुनते। तो ये जमा पूंजी जो है आम आदमी की, उसको निजी हाथों में न सौंपा जाए। इसके लिए बैंक कर्मी आज पूरी तरह से जनमानस को साथ लेकर हड़ताल कर रहे हैं और कल यानी 16 मार्च को बजरंगगढ़ शहीद स्मारक से एक विशाल रैली, वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा और कलेक्ट्रेट पर उसका समापन होगा। वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। है रैली का टाइम सुबह 10 बजे प्रारंभ होगी। 16 मार्च को नगर निगम की पहली साधारण सभा आयोजित होने जा रही है। उसी की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक प्री बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें साधारण सभा में रखने जाने वाले 6 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। अजमेर नगर निगम की पहली साधारण सभा 16 मार्च को गांधी भवन स्थित निगम सभागार में आयोजित होने जा रही है। उसी की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए नवनिर्वाचित महापौर ब्रिजलता हाड़ा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ आज प्री बैठक का आयोजन रखा गया है, जिसमें साधारण सभा में रखे जाने वाले 6 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है, जिसमें सदन में पूर्ण सहमति से प्रस्ताव पारित हो सके, उसी को लेकर चर्चा की गई है। मुख्य रूप से सफाई एवं नगर निगम के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर को लेकर चर्चा की गई है। कल हमारे नगर निगम की पहली बैठक है, तो उस बैठक को लेकर आज हमने पहले प्रस्ताव
प्री बैठक की है, तो इसमें हमने प्रस्ताव रखे हैं। 6 प्रस्ताव हैं हमारे, तो हम सभी पार्षदों के साथ मिलकर और आज ये इस पर चर्चा कर रहे हैं ताकि हमारी जो मीटिंग है कल सार्थक जाए और सारे ही जो हमारी प्रस्ताव हैं वो सब जो सार्थक होंगे, ये हमारा वो है। किस तरह के प्रस्ताव हैं मैडम? 6 प्रस्ताव जो है प्रस्ताव है तो पहले जैसे बजट है तो वो बजट को उसका प्रस्ताव है पहला। दूसरा डोर टू डोर जो ये कचरा गाड़ी टिप्पर जो जाते हैं वो ऑटो टिप्पर, उसका प्रस्ताव है। और हाँ, जो ठेकेदार हैं पहले कम थे तो बढ़ाए हैं, पहले 60 वार्ड थे तो 80 के हिसाब से वो बढ़ाएं, तो इस पर चर्चा करनी है हमको। और जो पहले मतलब टेम्परेरी थे कर्मचारी, उनको स्थायी करने के लिए उस पर चर्चा करनी है। इस तरह से कई प्रस्ताव हैं जो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा बजट से पूर्व प्री बजट मीटिंग रखी गई है सभी पार्षदों के साथ में। आगामी जो बजट नगर निगम का कल पेश होने वाला है, उस बजट के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा, अजमेर के विकास को लेकर के जो रीति नीति और रणनीति भाजपा सोचती है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। बजट में कुल 6 प्रस्ताव रखे गए हैं टोटल मीटिंग में, उसमें बजट प्रमुख प्रस्ताव है। इसके अलावा अजमेर का नगर निगम का रेवेन्यू सोर्सेज बढ़े, कब लंबे समय से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट से लेकर सभी कामों में जो शिथिलता बरती जा रही है, क्योंकि जो कंपनी काम कर रही थी वो अब नहीं काम कर रही है, तो उसके बारे में चर्चा की जाएगी। अजमेर का यूडी टैक्स की वसूली को लेकर के भी एक प्रस्ताव उसमें रखा गया है। विज्ञापन शुल्क को लेकर के एक प्रस्ताव रखा गया। और महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है, अजमेर के पहले 60 वार्ड थे, उसके हिसाब से सफाई व्यवस्था हो रही थी, लेकिन अब वार्ड बढ़कर 80 हो गए, तो उसके हिसाब से सफाई व्यवस्था को ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाए, इस हेतु भी प्रस्ताव रखा गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अजमेर के विकास को लेकर कटिबद्ध प्रतिबद्ध, और निगम का जो बोर्ड है वो भी अजमेर के विकास को लेकर के काम कर रहा है। अजमेर का प्रॉपर विकास हो, स्मार्ट सिटी बने, स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ठीक ढंग से काम कर पाएँ, इस हेतु हम सब मिल कर के निगम की मीटिंग में चर्चा करेंगे और अजमेर के विकास को लेकर के प्रतिबद्ध होंगे। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश में बढ़ रहे महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा महिला मोर्चा की सीमा गोस्वामी का कहना है कि जिस तरह राज्य में महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं, वह राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। महिलाएं पुलिस थानों में सुरक्षित नहीं है। अलवर की घटना और हाल ही में एडिशनल एसपी द्वारा महिला से दुष्कर्म का प्रयास करना यह बताता है कि जब मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है तब ये हालात हैं। कानून व्यवस्था पर गहलोत सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। सोमवार भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन दिया गया। देखिए, जिस तरह से प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है और पीड़िताएं पुलिस के पास जाती है, गुहार लगाती है कि हमें न्याय मिले, लेकिन जब प्रदेश की पुलिस के आला ऑफिसर, छोटा मोटा कर्मचारी नहीं, आला ऑफिसर ही उसको न्याय देने की बजाय उसकी अस्मत का सौदा करे और उसको छुट्टी के दिन बुला करके उसकी इज्जत पर डाका डालने का काम करे, तो ऐसी व्यवस्था में फिर महिला किसके पास जाए सुरक्षा के लिए, कहाँ जाए न्याय मांगने के लिए? और उसको लेकर के महिला आज बहुत असुरक्षित महसूस कर रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। जो भक्षक हैं वो भक्षक नौचने का काम कर रहे हैं, जो रक्षक हैं वो भक्षक बन गए हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी महिला मोर्चा की बहनों द्वारा आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है महामहिम तक पहुंचाने के लिए, ताकि महामहिम इन सब व्यवस्थाओं में इंटरफेयर करें और सरकार को सद्बुद्धि आए कि महिला की रक्षा करना सरकार का नैतिक दायित्व बनता है। जो उन्होंने घोषणा पत्र में वादे किए वो भूल गए और उसकी याद दिलाने के लिए आज ये ज्ञापन दिया गया है। आज महिला मोर्चा द्वारा राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया गया है, कलेक्टर महोदय को दिया गया है कि प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था लच्चर होती जा रही महिलाओं के प्रति, महिलाओं को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है सरकार। क्योंकि देखा जाए, जब देखो महिलाओं के दुष्कर्म के जो केस आ रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। महिला अगर सुरक्षा के लिए किसी थाने में जाती है तो वहाँ भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर भी रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। कल का अगर आपने केस सुना हो तो एडिशनल एसपी साहब ने ही दुष्कर्म का प्रयास किया है। अगर कोई न्याय मांगने आपसे कोई
अपनी मदद के लिए आपके पास आ रहा है तो आप उनकी मदद करने की बजाय उससे आप उसकी असमत की मांग करते हैं, कितनी शर्म की बात है। और गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री जी अपने हाथ में लेके बैठे हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? हर चीज़ की समीक्षा होती है, महिला सुरक्षा को लेके कोई समीक्षा नहीं हो रही है। आए दिन मतलब अखबारों में कम से कम 5-7 केस तो आपको रोज़ ही पढ़ने को मिल जाएंगे कि महिलाओं के साथ आज इस ज़िले में दुष्कर्म हुआ, आज इस ज़िले में हुआ। परसों शनिवार को नेशनल हाईवे 90 पर गैंगरेप हुआ एक महिला के साथ अपने पति के सामने, उसको पति को बंधक बना के उसकी महिला के साथ गैंगरेप हुआ। तो हमारा यही कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कोई समीक्षाएं करें, मुख्यमंत्री जी बैठकर महिलाओं के लिए भी कुछ सोचें, क्योंकि महिलाएं निकलेगा अपने पति के साथ जाती है तो भी डर है, थाने में जाए, कहीं रक्षा के लिए जाए, किसी से मदद लेने जाए तो वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। तो आखिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है और क्या करना चाहिए, इसी को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल जी को। कांग्रेस पार्षदों ने साधारण सभा में नगर निगम भवन में न कराकर किसी अन्यत्र स्थान पर साधारण सभा करवाने के लिए निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि जिस प्रकार लोकसभा विधानसभा में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उसी तर्ज पर नगर निगम में भी साधारण सभा कराई जाए। 16 मार्च को नगर निगम की पहली साधारण सभा आयोजित होने जा रही है। उसी को लेकर कांग्रेस के पार्षदों ने आज नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्षद द्रौपदी कोली ने बताया कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए अजमेर में जो वापस कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के सभा भवन में जो पहली मीटिंग रखी गई है उसमें बैठने की व्यवस्था भी कोरोना नियमों के अनुसार होनी चाहिए। निगम में 80 पार्षदों और 20 से ज्यादा कर्मचारी सभा में उपस्थित रहेंगे। ऐसे में ज्यादा संख्या में जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारियों के आने से कोविड का खतरा बढ़ने की संभावना है। उसी को ध्यान में रखते हुए निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है और जनप्रतिनिधियों के बैठने की समुचित व्यवस्था करने की मांग रखी गई है। आज हमने कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया है इसके अंतर्गत कल हमारे नगर निगम की साधारण सभा होने जा रही है, उस संबंध में हमने एक ज्ञापन दिया है। उसमें ये लिखा है कि भाई जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो अजमेर में पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर जो मीटिंग की व्यवस्था है वो कोविड-19 के अनुसार होनी चाहिए। बैठने की व्यवस्था, जनप्रतिनिधि सारे आएंगे, 80 पार्षद होंगे, 10-20 कर्मचारी भी होंगे, इस तरह से 100-150 लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे। तो वहाँ कम से कम नहीं तो 200 लोगों की व्यवस्था हो, इस तरह की कोई व्यवस्था हो। अगर ऐसी नहीं होती तो कहीं और अन्य जगह करें। तो हम ये चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि के साथ साथ किसी अधिकारी को भी इस तरह की कोरोना की कोई बीमारी ना हो और जिससे कि जनता में ये बीमारी ना फैल सके, क्योंकि जनता से रोज़ मुलाकात होती है, पार्षदों की भी और अधिकारियों की भी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक ज्ञापन दिया। आप देखते हैं, उन्होंने कहा कि मेयर साहब से बात करेंगे, अब क्या व्यवस्था देते हैं वो उनके ऊपर है। आपका क्या ऐसे लोकसभा विधानसभा के अंदर तो प्रोटोकॉल एक ही डेट पर पास में बैठा है, ऐसा भी यहाँ होना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से विधानसभा में अभी आपने देखा होगा, विधानसभा चल रही है, लोकसभा चल रही है, एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी पर बैठ रहे हैं जनप्रतिनिधि। हम भी ये चाहते हैं कि नगर निगम की जो मीटिंग हो रही है, एक कुर्सी को छोड़कर एक कुर्सी पर जनप्रतिनिधि बैठे, जिससे कि सरल भाव से मीटिंग भी हो जाए और ये कोरोना से बचा भी जा सके। इस तरीके से आप देखिए, आज हमारी पहली जीसी मीटिंग होने जा रही है नगर निगम के अंदर। तो जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा के अंदर प्रोटोकॉल पूरा कोरोना महामारी का प्रोटोकॉल निभाया जा रहा है, तो अजमेर नगर निगम में क्यों नहीं निभाया जा सकता? आज आप देखिएगा, हमारे पहले 60 पार्षद थे, अब 80 हो गए हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए पूरी कोरोना गाइडलाइन का पूरी पालना करनी चाहिए। और हमारी ये मांग है कि वहाँ गांधी भवन की जगह उस मीटिंग को आप जवाहर रंगमंच में रखा जाए, जिससे कि पूरी कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पूरा नियम से काम हो सके और उसके ऊपर उसकी गाइडलाइन का उपयोग हो सकते हैं। क्योंकि अभी 80 तो हमारे पार्षद है, उसके बाद फिर सारे नगर निगम के कर्मचारी, तो यानी पूरी घिचपिच हो जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने हमारी आज सारे कांग्रेस पार्षदों ने मांग रखी है कि जो आगामी तारीख को कल जो जीती होने जा रही है, उस जीती की पूरी कोविड-19 की पालना की जाए। अजमेर जिला परिषद में 20 सदस्यों के लिए आयोजन समिति में चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें अजमेर ग्रामीण के 12 सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। अजमेर के जिला परिषद में आयोजन समिति के चुनाव आयोजित किए गए। 20 सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र के 12 सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। निर्विरोध जीते हुए सभी उम्मीदवारों को जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा
और समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने माला पहनाकर मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। समिति में ग्रामीण क्षेत्र की जिला परिषद से जीते सदस्यों में से 12 सदस्य निर्विरोध चुने गए। वहीं शहरी क्षेत्र के निकाय से एक सदस्य चुना जाएगा, जिसे लेकर दोपहर 3 बजे तक से 5 बजे तक मतदान होंगे। उसके बाद मतगणना का आयोजन समिति के शहरी सदस्य चुने जाएंगे। जिला आयोजना समिति के चुनाव ग्रामीण क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज जो जिला आयोजना समिति के चुनाव हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारे आयोजना समिति के चुनाव थे, उसमें 12 मेंबर जिला परिषद सदस्य होने थे। इसमें हमारे 4 महिलाएं हैं, 8 हमारे जेंट्स हैं। हमारे सभी सदस्य एकता की वजह से निर्विरोध सभी जीत के आए हैं। तो उन सभी सदस्यों को, 12 सदस्यों को मैं मेरी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं विश्वास दिलाती हूँ हम सभी सदस्यों के साथ लेके चलेंगे और किसी न किसी समिति में हर सदस्यों को सम्मान मिलेगा, यही मेरा कहना है। आज हमारे जिला प्रमुख महोदय के तत्वाधान में सारे जिला परिषद सदस्य यहाँ एकत्रित होके और सर समिति से 12 जिला परिषद सदस्यों का चयन किया गया। वो सारे नवनिर्वाचित होके और इस विकास की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। और प्रमुख महोदय साहब का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस एकता के धागे में सबको पिरो के आगे 5 साल के लिए भी ये पूरे विकास की कार्य को गति प्रदान करेंगे। आज जिला परिषद में जो है हम सबकी लोकप्रिय जिला प्रमुख साहिबा श्रीमती सुशील कंवर जी पलाड़ा और हमारे नेता भंवर सिंह पलाड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो एकता जिला परिषद में उन्होंने दिखाई है, उनके सानिध्य में जो आज चुनाव हुआ है, जो निर्विरोध उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। और मैं साथ ही मेरे सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि 12 सदस्य निर्वाचित हो गए हैं, उनको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे जिला प्रमुख महोदय और समाज सेवी भंवर सिंह जी पलाड़ा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सारे जिला परिषद सदस्यों को सर्वसम्मति से निर्विरोध घोषित किया है। और हम यही कहना चाहेंगे कि जिला प्रमुख महोदय का कंधे से कंधा मिलाकर पूरे जिले में एक गति प्रदान करेंगे विकास की। प्रमुख साहब के सानिध्य में आज आयोजना समिति का चयन हुआ है। मैं पलाड़ा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगी और सभी मेरे साथी जिला परिषद जिनका चयन हुआ है उनको मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। हमारी जो सदस्यों की जो एकता है, उस एकता की वजह से हम सभी निर्विरोध बने हैं। इसके लिए हम जो जीते हुए हैं सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और प्रमुख महोदय को भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसी एकता बनाकर जनता की सेवा करने के लिए जो प्रेरित हो रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर में होली महोत्सव को लेकर एसडीएम राठौड़ के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुष्कर वासियों से होली आयोजन किया जाए या ना किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। पुष्कर के होली महोत्सव को लेकर एसडीएम राठौड़ के नेतृत्व में पुष्कर वासियों के साथ में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के माध्यम से आगामी होली महोत्सव के बारे में रणनीति बनाकर विचार विमर्श किया गया। एसडीएम राठौड़ के नेतृत्व में आयोजित हुई बैठक के बाद एसडीएम राठौड़ ने बताया कि इस बैठक की सूचना जिला कलेक्टर अजमेर को दी जाएगी। उसके बाद जो भी कलेक्टर से दिशा निर्देश मिलेंगे उसकी पालना कराई जाएगी। होली को लेकर एसडीएम ऑफिस में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। उसके अंदर यही रहा कि जो कोरोना गाइडलाइन है
उसके तहत ये होली का आयोजन किया जाए। और जैसा भी आगे से दिशा निर्देश आता है या जो कोविड गाइडलाइन है, मास्क लगाना, दूरी या सैनिटाइज, इस तरह से जो भी नियम पालन है वो आगामी सूचना करके हो जाएगा कि किस प्रकार से होली मनाई जाए। आज एसडीएम कार्यालय में होली को लेकर जो मीटिंग रखी गई है, दिशा निर्देश ये ऊपर से लेंगे। एसडीएम सर कलेक्टर साहब से बात करेंगे, एडीएम साहब से बात करेंगे। अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी पॉजिटिव है, अधिकारी भी पॉजिटिव है। और पुष्करवासी तो यही चाहते हैं कि भाई ये होली महोत्सव हो और कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए हम भी होली का आयोजन करना चाहते हैं। तो होली का एक विशेष समारोह का आयोजन किया जाता है पुष्कर नगरी में। तो इस वर्ष भी लोगों का मानना है कि साहब अब कोरोना लगभग खात्मे की ओर है, और जब दूसरे सारे तरह के मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे कुछ लोगों ने उर्स का हवाला दिया, कुछ लोग बोलते हैं कि जो खाटू श्याम जी में और दूसरी जगह भी मेलों का आयोजन किया जा रहा है, तो हम एक मेला नहीं करके एक समारोह का आयोजन करना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि जो 28 और 29 तारीख जो होली और दुलंडी वाले दिन, तो विशेषकर जो भीड़ भाड़ रहती है वो दुलंडी वाले दिन रहती है, तो दुलंडी वाले दिन एक समारोह का आयोजन करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ के जो भी प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, जो आयोजन करता है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया कर्मी हैं, उन सब से हमने उनके ओपिनियन लिए और जो भी बेस्ट पॉसिबल वे आउट हो सकता है हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि कोविड के प्रोटोकॉल की पूर्णतः पालना करते हुए हम इस आयोजन को सफल बनाएं। मुस्लिम सेवा संघ ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपकर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए मुस्लिम सेवा संघ के सैयद जाफरी ने बताया कि यूपी वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाकर कुरान शरीफ से 26 आयतें हटाने की मांग की है, जिसमें रिजवी ने कहा है कि कुरान की 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती है। वहीं मुस्लिम सेवा संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यह किताब सीधा आसमान से उतरी है और एकता का संदेश देते हुए भाईचारे को बढ़ावा देती है। रिजवी की इस तरह की बयानबाजी अराजकता का माहौल पैदा करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करती है। आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई है। आज हम लोग मुस्लिम सेवा संघ अजमेर से यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम लोगों ने ज्ञापन जो है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम दिया है। वसीम रिजवी जो पूर्व अध्यक्ष है शिया वक्फ बोर्ड का यूपी का, उसने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान जारी किया है कि उसने उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई है, एक रिट दायर की है, जिसमें उसने कुरान शरीफ से 26 आयतों को हटाने के लिए अर्जी दी है। हम लोग उसका पुरजोर तरीके से सब लोग विरोध करते हैं। ये बड़े कमाल की बात है, जो आदमी कुरान के बारे में एक लफ्ज़ नहीं जानता है और वो इतनी बड़ी बात कर रहा है 26 आयतें हटाने की, और वो कहता है कि आयतें इसमें जो 26 आयतें हैं ये आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। जब देश में शांति का माहौल पैदा होता है, ये शख्स किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी बहाने से हमारे देश के माहौल को बिगाड़ना चाहता है। अब ये देखिए आप कि अगर ऐसा होता तो इसने इस्लामी देश हैं कब के इसके लिए ऑब्जेक्शन कर चुके होते। ईरान है, अरब है, दूसरे कई मुल्क हैं, लेकिन कभी आज तक किसी ने इसके ऊपर नहीं किया। 26 आयतें हटाना तो बहुत दूर की बात है। इसमें से ये एक नुक्ते को इधर से उधर भी रख नहीं सकते, क्योंकि ये किताब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हाथ से लिखी गई नहीं है। ये किताब आसमानी है, आसमान से सीधी किताब उतरी है, और इसका एक एक लफ्ज़ इंसानियत को बढ़ावा देता है, इंसानियत के फेवर के अंदर बोलता है। सबसे पहले इसमें जो सूरा आता है सूरह हमद, उसमें सबसे पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका मकसद होता है कि हम इबादत करते हैं उस रब की जो सारे आलमों पे रहम करने वाला है। यहाँ पर अगर ये थोड़ा सा भी इंसानियत के ख़िलाफ़ होता तो इसमें लफ्ज़ आता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन, कि अल्लाह मुसलमानों पे रहम करने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं, सारे आलमों पे रहम करने वाला है, यानी पूरी दुनिया पे रहम करने वाला है। दुनिया के अंदर जितने भी जानवर, इंसान, हर धर्म का मखलूक़ात आ गया। अब इस तरह से अगर जो इतने जो मकबूल, जो सबसे मान्यता प्राप्त किताब है कुरान शरीफ, उस पर इसने ऑब्जेक्शन किया। आज इसने ऑब्जेक्शन किया है, कल कोई दूसरा किसी और दूसरे धर्म की किताबों पे ऑब्जेक्शन करेगा, तो इसलिए इसके ऊपर लगाम लगना ज़रूरी है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई सरकार करे। और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो इसका मकसद ये है कि सरकार भी कुछ ऐसा ही चाहती है कि देश में अराजकता माहौल फैले। इसलिए इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इसके ऊपर और इस तरह के दूसरे लोगों के ऊपर लगाम लग सके और वो अपना इस तरह का जो है कुट रचित कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकें।
पंचायत खुदाम सैयद जादगान तारागढ़ की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से और मुस्लिम समाज की तरफ से और तमाम देश के गणमान्य बुद्धिजीवियों की तरफ से वसीम रिजवी जो पूर्व शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन है यूपी वक्फ बोर्ड का, उसने सुप्रीम कोर्ट में जो कुरान शरीफ के विरुद्ध 26 आयतों को हटाने का याचिका दायर की है, उसके विरोध में आज श्रीमान जिला अध्यक्ष सिविल लाइंस थाना पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 2 महीने पूर्व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए थाना अधिकारी अरविंद चारण ने बताया कि 1 महीने पहले थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ पिसांगंज निवासी मनाजिर हुसैन ने दुष्कर्म किया है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की और आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका मेडिकल करवाया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। लगभग 1 माह पूर्व 16/2/2021 को हमारे यहाँ पे एक पीड़िता ने थाना सिविल लाइन पे दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके साथ किसी एक व्यक्ति ने गलत काम किया है, जिस पे मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की गई। तफ्तीश के दौरान आज दिनांक को मुलजिम मनाजिर हुसैन पुत्र मुबारक हुसैन उम्र 21 साल निवासी गोविंदगढ़ पिसांगण को आज इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। अभी मुलजिम का मेडिकल किया जाएगा, इसके संबंध में और अनुसंधान किया जाएगा, जो और साक्ष्य हैं उसे एकत्रित किया जाएगा, उसके पश्चात मुलजिम को न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये घटना लगभग 4-6 महीने पहले की है। पीड़िता का ये कहना था कि मुलजिम ने उसके साथ गलत काम किया गया, जिस पे आरोपी क्या परिचित है? आपस में परिचित ही होगा जब ये घटना हुई। धोखाधड़ी के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। किशनगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात युवकों ने एटीएम बदलकर युवक के खाते से 20,000 रुपए निकाल लिए। अजमेर में शातिर बदमाशों ने एक व्यक्ति का एटीएम बदलकर उसके खाते से 20,000 की नकदी निकाल ली, जिसके बाद पीड़ित ने बदमाशों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित खेता सिंह ने बताया कि रीजनल चौराहा स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम से वह पैसे निकालने गया, जहां उससे 3 व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने एटीएम कार्ड से पैसे नहीं निकालने पर मदद की बात कही और उसी दौरान उन्होंने एटीएम बदल दिया। बाद में उसके खाते से 20,000 निकाल लिए। खेता सिंह ने एटीएम ब्लॉक करवाकर किशनगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं प्रेम सिंह जेता हूँ, तो मैं रीजनल कॉलेज चौराहे पर स्थित एटीएम बूथ पर गया था। वहाँ पर मैंने जाकर के मेरा एटीएम कार्ड डाला तो वहाँ पर 2-3 व्यक्ति आगे खड़े थे, तो वो भी कोशिश कर रहे थे अपने पैसे निकालने की। मैंने मेरा कार्ड डाला और कार्ड स्क्रीन टच होने की वजह से कोई ट्रांजैक्शन का कोई मैसेज नहीं आ रहा था। बार बार मैंने टच स्क्रीन पे अपनी अंगुली दबाई, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, न पैसा निकला हुक्म। तो मैं मेरा कार्ड लेकर के वहाँ से वापस जाने लगा, तो उसी दौरान वो बातों में उसने मेरा कार्ड बदल दिया, पास खड़े व्यक्ति ने। मैंने सोचा ये गार्ड है, गार्ड की कुर्सी थी और एटीएम के अंदर एसबीआई बैंक का जो एटीएम है वहाँ पर गार्ड की कुर्सी लगी पड़ी थी और वो 2-3 व्यक्ति थे वहाँ पर अंदर। तो आप एटीएम में दिए थे पैसे निकालने, किस काम से दिए थे आप? जब मैं अपनी बच्ची के पैसे शादी की खरीदारी के लिए पैसे निकालने गया था, मेरे खुद के। मेरा खुद का खाता है मेन ब्रांच कलेक्ट्रेट अजमेर में सर। कुल कितने पैसे निकले? कुल 20,000 रुपये निकल चुके हैं मेरे खाते से। जी, मुकदमा दर्ज करवा दिया और मैंने मेरा कार्ड भी ब्लॉक करवा दिया था देर रात को। दरगाह थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लपका गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लपका गिरोह के तीनों आरोपी दरगाह जियारत करने आने वाले जायरीनों पे दबाव डालकर अपनी पहचान और अपनी पसंद के होटलों में रुकने के लिए बाध्य करते हैं। इसी के चलते पुलिस द्वारा उन पर एक कार्रवाई की गई। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने लपका गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि दरगाह बाजार से पर्यटकों को पुष्कर, तारागढ़ व सरवाड़ भ्रमण के साथ खरीदारी व अपनी जान पहचान वाली होटलों पर दबाव डालकर पर्यटकों को लेकर जाने वाले गिरोह के खिलाफ कार्यवाही करते हुए आरोपी सद्दाम अली, परमवीर सिंह, धर्मेंद्र गोस्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज द्वारा 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। मेरी मंजिल मेरा मकसद शीर्षक से आयोजित सेमिनार में युवकों को
जीवन के लक्ष्य व उन्हें पाने के लिए गुण बताए गए। ख्वाजा मॉडल स्कूल में ख्वाजा गरीब नवाज कोचिंग सेंटर एवं काउंसलिंग सेंटर के तत्वावधान में आयोजित सेमिनार में 300 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। युवाओं में सेमिनार को लेकर उत्साह देखने को मिला। सेमिनार में मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एवं नाजिम अशफाक हुसैन, शिक्षाविद NK भाबड़ा, फरहा हुसैन IRS रहे। अपने संवाद में सभी ने युवाओं की हौसला अफजाई की और अपने जीवन को एक मकसद के लिए जीने की सीख दी। संवाद के दौरान युवाओं ने भी वक्ताओं से सवाल किए और बताया कि यह उनके जीवन का पहला मौका था जब वह इतनी सरलता से अपनी बात को सबके सामने रख पाए और उन्हें अपनी बात कहने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। यह सेमिनार अजमेर शहर के सभी युवाओं के लिए जो जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी पहल है। दूसरी बात यह है कि मैंने जो कुछ ज़िंदगी में हासिल किया है वो एजुकेशन के ज़रिए किया है, एजुकेशन की वजह से किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोग एजुकेशन के फील्ड में लगे हुए हैं वो अपना ऑप्टिमम अचीव करें। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम। पढ़ते सभी लोग रहे हैं लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता, कुछ को बहुत लेट पता लगता है, कुछ मेहनत कम कर पाते हैं या उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो वो लोग जहाँ तक उनको जाना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। मेरा खुद का ये मानना है कि उनको मौका पूरा मिलना चाहिए, उनकी मदद पूरी होनी चाहिए, उनकी गाइडेंस काउंसलिंग प्रॉपर होनी चाहिए और वो जहाँ तक जाने के लायक हैं वहाँ तक पहुँचने चाहिए। इसमें असली रोल तो उनका खुद का ही रहेगा लेकिन हम भी उसमें उनकी मदद करना चाहते हैं और हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कोचिंग सेंटर जो चालू होने वाला है उसके अंदर मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें बताने को मिली। काफ़ी ये कि हम लोग कैसे गाइडेंस कर सकते हैं और कैसे हम लोग आगे हमारी तैयारी कर सकते हैं और कैसे उसको हम लोग आगे एक्सेप्टेड करवा सकते हैं। बस यही चाहूँगा कि हमें ऐसी गाइडलाइंस और मिलती रहे जो आगे से हम लोग प्रॉपर तरीके से हमारी अचीवमेंट कर सकें, हमारे करियर को अचीव कर सकें। लद्दाख कम्युनिटी का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और एक अच्छे लेजेंड्स है हमारे सामने सर, इनके द्वारा हमें मोटिवेशन मिलेगी और ये जो हमें बात बताएंगे हम उनको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। और ये आज का जो ये सेमिनार है ये बहुत अच्छा है। आज जैसे मुझे ये नहीं पता था कि हाउ टू सेट और गोल्स, तो मुझे आज पता चला कि हम कैसे अपना गोल सेट कर सकते हैं, कैसे हम जो सराउंडिंग से जो फ्लक्चुएशन होती है हमारे इनर सोल में उन्हें कैसे कंट्रोल करें। माय नेम इज़ साहिब इज़ अजमेर सिटी का हूँ मैं और मुझे अच्छा लगा अशफाक सर से मिलकर। मेरा जानना था, अशफाक सर से मिलना था। इनके जो रूल्स एंड फॉलो बताया है सर ने उनको फॉलो करना है और बस इस मेडिकल लाइन्स में। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यातायात शाखा के साथ अजमेर में भी जयपुर की तर्ज पर दुर्घटना थाना के निर्माण किए जा रहे हैं। यातायात डिप्टी पार्थ शर्मा ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने का दौरा किया गया था। उस दौरान थाने में कई परिवर्तन करने के आदेश दिए गए। साथ ही जयपुर की तर्ज पर एक दुर्घटना थाना बनाने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना थाना बनाया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। सर, ये दुर्घटना थाना बनाए जाने को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, तो इसमें किस प्रकार से क्या रूपरेखा रहेगी अगर दुर्घटना थाना बनता है तो? देखिए सर, मैं आपको निवेदन करूं, बेसिकली अभी तक रूपरेखा तो क्या हुआ, ऐसा था कि जब मैं फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ आए थे तो मेरी पदस्थान दौरान एसपी साहब भी आए थे। एसपी साहब का मानस था, क्योंकि साहब आते ही उस वक्त वो एक दुर्घटना महीना जो चला था ना, एक वो यातायात माह, तो माह के दौरान साहब यहाँ आए थे तो साहब ने इसको देख करके और ये कहा कि बोले यार तुम इसमें कुछ चेंजेस करो, कुछ ठीक करवाओ। तो जो यातायात शाखा अभी चल रही है वो यातायात शाखा बेसिकली पुराने भवन में चल रही है, जो बेसिकली सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजिकल वालों की वो शाखा है। उसमें चेंजेस करना, उसमें सुधार करने के लिए हमने स्मार्ट सिटी वालों से फिर बात की, तो उन्होंने कहा साहब बिल्कुल हम इसको सुधार देंगे, क्योंकि स्थिति बहुत विकट थी। तो हमने उसको पुनर्निर्माण करने और मरम्मत के लिए निवेदन किया था जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उनको भी, तो उन्होंने भी अपनी हामी दे दी कि बोले आप इस भवन को सुधरवा सकते हैं। तो ऐसा करके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल करने का हमारा मानस था पहले। तो श्रीमान एसपी साहब के सहयोग से हमने इसको फिलहाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल करवा लिया। तो उसमें यातायात शाखा के साथ में एक हमारा इच्छा है कि अजमेर में चूँकि दुर्घटनाएँ होती है, तो दुर्घटनाएँ होने के संबंध में जैसे जयपुर में है
उसी तर्ज पर यहाँ एक दुर्घटना थाने का निर्माण किया जाए। श्रीमान एसपी साहब की हार्दिक इच्छा के हिसाब से हमने इस काम को थोड़ा शुरू करवाया है। अभी ये प्रोसेस में है, अभी समय लगेगा इसको पूरा होने में, बट हाँ अभी प्रपोजल्स हैं इनकी। मानव सेवा में समर्पित सुधार सभा के संस्थापक भाऊ हरिसुंदर थरानी के 124वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर विभिन्न कार्यक्रमों का व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सुधार सभा की महेश्वरी गोस्वामी ने बताया कि 1921 में हैदराबाद सिंध में सुधार सभा की स्थापना की गई थी। सुधार सभा का मुख्य उद्देश्य से सेवा, सुमिरन और सादगी है। आज वटवृक्ष की तरह कार्य बढ़ते जा रहे हैं। जो भी सेवादार संस्था से जुड़े हैं वे भाऊ हरिसुंदर के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए कर्मठता से अपना कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में संस्था की ओर से 5 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें 2400 से ज़्यादा बच्चे अध्ययनरत हैं। संस्था की ओर से गरीब एवं असहाय लोगों के लिए अस्पताल में निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। आज भाऊ के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में संस्था के आजीवन सदस्यों एवं नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। आज हमारे सुधार सभा के संस्थापक भाऊ हरिसुंदर रूपचंद थारानी जी का जन्म दिवस है। 124वां जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। भाऊ हरिसुंदर हैदराबाद सिंध में 1921 में उन्होंने सुधार सभा की स्थापना की थी, सेवा, सुमरन और सादगी के साथ। आज वट वृक्ष की तरह कार्य बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जो भी सेवादारी जुड़े हुए हैं, कर्मठ सेवादारी है और अपने अपने कार्य क्षेत्र में समाज को अपना सहयोग दे रही हैं। यहाँ पर हमारे 5 स्कूल्स हैं, जिसमें तकरीबन 1400 बच्चे जो है अध्ययनरत हैं। और साथ में भाऊ जी कहते थे कि सुधार सभा मेरी बड़ी बेटी है, और उस बड़ी बेटी के हिसाब से उन्होंने समाज के उस तबके को, जो निर्धन परिवार है, उन निर्धन परिवारों को सहायता देना और उनके शादी ब्याह में उन्हें जो है मदद करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कार्य करना। अस्पताल है जहाँ निःशुल्क जो है आई कैंप है, बहुत सारे सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। हर एक सेवादारी अपने अपने हिसाब से अपने कार्यों को अपना मुकाम दे रही हैं। न केवल भारत में परंतु विदेशों से भी सहयोगी इस प्रक्रिया में अपना साथ दे रही हैं। आज जो है भाऊ के सेवा कार्यों पर कार्य हो रहा है। साथ में जो हमारे लाइफ मेंबर्स हैं और हमारे पैट्रन्स हैं, तकरीबन हमारे 100 लाइफ मेंबर्स हैं और 100 पैट्रन्स हैं। पूरा वर्ष जो कार्यक्रम चलेगा, उसी कार्यक्रम के तहत अलग अलग समय में लाइफ मेंबर्स को और पैट्रन्स को जो है सम्मानित किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे कुछ नए जो है पार्षद चुनकर के आ रही हैं, समाज के सारे कार्यों में अपना सहयोग दे रही हैं, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। और संस्कार पर जो है एक लघु नाटिका का भी यहाँ पर जो है बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है भाऊ जी के सेवा कार्यों पर। कौन कौन आए? इसमें स्वामी ब्रह्मानंद शास्त्री जी वैशाली नगर प्रेम प्रकाश आश्रम से, झूला महिला निर्मल धाम से स्वामी आत्मदास माधवदास उदासीन जी पधारे हुए हैं। किशनगढ़ में एक रेस्टोरेंट में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। किशनगढ़ में एक रेस्टोरेंट में अज्ञात कारणों से आग लग गई। अचानक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुराना रेलवे स्टेशन मुख्य चौराहे स्थित विनायक रेस्टोरेंट की ये घटना है। रेस्टोरेंट में रखी गैस की टंकियों ने आग पकड़ ली। मौके पर दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। पास ही एक और रेस्टोरेंट था। गनीमत रही कि आग वहां तक नहीं पहुंची। मौके पर क्षेत्रवासियों की भीड़ लग गई। मदनगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच के हालात संभाले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं फिर कहूंगा, हमारी हर खबर को देखने के लिए स्वामी न्यूज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज स्वामी न्यूज अजमेर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो करें और हर नई खबर को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।